हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम सोशल साइंस के 60 प्लस जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सोशल साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 60 प्लस जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये आपके चैप्टर वाइज है। आपका एक चैप्टर है सोशल साइंस के अंदर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके जो 60 प्लस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो इस सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो 60 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर जो हमारी ऐप है ना, ऐप के अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है वहां पे आपको फ्री के अंदर ये जो पीडीएफ है 60 प्लस क्वेश्चंस की वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जब फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप वहां से नहीं कर पाते हो तो मैंने स्टार्टिंग में जो नंबर दिए ना आपको, ये वाले नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। जो लिंक है एप्लीकेशन का वो मैं पर्सनली आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए, जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारा नोट्स वाला कोर्स है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, उस थ्योरी क्लास के अंदर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए कि आप इन सभी नोट्स का क्या निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। और आराम से ज्यादा इन चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। और उसके साथ देखिए, इसी कोर्स के अंदर आपको 2 टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 2 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, एक आपकी सोशल साइंस की और एक आपके साइंस की। आपको इस कोर्स के साथ नोट्स वाले कोर्स के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पहले इन थ्योरी क्लासेस को आप आराम से, जो नोट्स हैं थ्योरी वाले, इनको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। और देन उसके बाद टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट दीजिएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितनी आपको ज़्यादा अभी ज़रूरत है चीज़ों को याद करने की और चीज़ों को रिवाइज करने की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, अगर आपको इनकी जो थ्योरी क्लासेज है वो वीडियो की फॉर्म में देखना चाहते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियरली समझ में आ सके चीजें, तो आप जो हमारा वीडियो वाला कोर्स है आप उसको ले लीजिएगा। तो वीडियो वाले कोर्स के अंदर जो आपकी थ्योरी है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है, इस कंप्लीट चैप्टर को हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया है अपनी वीडियो के फॉर्म में। तो वहां से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं ना तो वो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स के थ्रू आप इस कोर्स को लेकर नोट्स के थ्रू पढ़ पाएंगे। और अगर आपको सभी चीजें वीडियो के फॉर्म में देखनी है तो आप वीडियो के फॉर्म में भी देख पाएंगे। और ये सभी कोर्सेज आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक सेकेंड मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यूनान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली थी? यूनान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली थी? ऑप्शंस को देखिए आप। 1815 की वियना की संधि के द्वारा, 1819 की वर्साई की संधि के द्वारा, या फिर 1804 की नागरिक संहिता के द्वारा, या फिर 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ना वो होगा आंसर नंबर 4। 1832 की जो आपकी कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी ना, उस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या मिली थी? आपकी मान्यता मिली थी, याद रखिएगा आप। और 1804 की नागरिक संहिता, इसे हम नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं हम 1804 की नागरिक संहिता को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आपका सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे फ्री स्टडी जो मटेरियल है वहां पे आप जाएंगे तो ये कंप्लीट जो पीडीएफ है ना 63 क्वेश्चंस की, ये आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और इनको अगर आप अच्छे से और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप जो नोट्स है हमारे उस नोट्स में पढ़ पाओगे, या फिर आप जो वीडियो कोर्स है आप उसमें भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके जनक कौन थे। देखिए आप ऑप्शंस को, ओटो वन बिस्मार्क थे, जनरल वॉन थे, विलियम प्रथम थे, या फिर आगे क्या है आपका विलियम द्वितीय थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर क्या होगा आपका ओटो वन बिस्मार्क। जो आपके ओटो वन बिस्मार्क हैं उसे जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। वियना की संधि के पश्चात निम्न में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया था। कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया था वियना की संधि के बाद। ऑप्शंस को देखिए आप, मार्सेई वंश आया था, रोमन वंश आया था, बुर्बो वंश आया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर 3। जो आपका बुर्बो वंश है, कौन सा वंश, बुर्बो जो वंश है वो वियना की संधि के पश्चात कहां पे आया था, आपके राजवंश फ्रांस में क्या आया था, सत्ता के अंदर आया था, बुर्बो राजवंश, ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था। 1815 के अंदर किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था। ऑप्शंस को देखिए आप, ब्रिटेन ने किया था, रूस ने किया था, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने किया था, या फिर उपरोक्त सभी ने किया था। और ये सारे जो नाम है ना ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। कौन कौन है, ब्रिटेन ने किया था, रूस ने किया था, प्रसा ने किया था, या फिर ऑस्ट्रिया ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आएगा आपका उपरोक्त सभी आपका आंसर आएगा। और देखिए ये जहां ना ये मैं एक टेस्ट सीरीज है हमारी, जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं, जो पीडीएफ दिखा रहा हूं, आपकी जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है ये, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो आपको हमारे जो नोट्स वाला कोर्स है उसके साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेस्ट सीरीज। जो हमारा ऑल सब्जेक्ट वीडियो वाला जो कोर्स है उसके साथ भी ये दोनों टेस्ट सीरीज आपकी सोशल साइंस की और साइंस की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ब्रिटेन ने बोला, रूस ने, प्रसा ने और ऑस्ट्रिया ने। अब हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन बना दें कि निम्नलिखित में से 1815 में कौन सा ऐसा देश था जो नेपोलियन को पराजित करने में शामिल नहीं था। अब यहां पे इसने ब्रिटेन दे दिया, रूस दे दिया, हो सकता है यहां पे इंग्लैंड डाल दे, ठीक है, या जापान डाल दे, मान लो जापान डाल दिया, तो नॉर्मल सी बात आपको याद होना चाहिए कि जापान शामिल नहीं था। कौन कौन थे, ब्रिटेन शामिल था, रूस शामिल था, प्रसा शामिल था और आपका ऑस्ट्रिया शामिल था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में कुलीन वर्ग की क्या विशेषता थी। यूरोप के अंदर जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का मतलब होगा जो उच्च वर्ग था, जो आपका उच्च वर्ग था ना, उच्च वर्ग की क्या विशेषता थी। तो देखिए, वे जमीन के मालिक थे, वे एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, कुलीन वर्ग की क्या विशेषता थी, वह जमीन के मालिक थे, वे एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे और वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी, यूरोप के कुलीन वर्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में 1990 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला किया था। 1990 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला किया था। ऑप्शंस को देखिए आप, हॉलैंड पर किया था, बेल्जियम पर किया था, स्विट्जरलैंड पर किया था, इटली पर किया था, या फिर उपरोक्त सभी पर किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर डी। किस पे किया था, आपके उपरोक्त सभी के ऊपर जो फ्रांसीसी सेना है उसने 1790 के दशक में क्या किया था, हमला किया था। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। मैंने बताया ना, मैं इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको जो फैक्ट है वो अच्छे से याद रह सके, ठीक है ना। अब यहां पे मैं कुछ और बना सकता था, लेकिन और कुछ बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। वो क्या बोलेगा कि 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला नहीं किया, और इनमें से एक को वो चेंज कर देगा, ऐसा देश डाल देगा जिस पर हमला नहीं किया था। तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचान पाओगे, जब आपको ये याद होगा कि कौन कौन से देश पे हमला किया था। तो आपको ये उपरोक्त सभी याद नहीं रखना, आपको ये नाम याद रखने हैं
कि 1790 के दशक में जो फ्रांसीसी सेना थी ना, उसने हॉलैंड पे हमला किया, बेल्जियम पर किया, स्विट्जरलैंड पर किया और आपके इटली पे किया था। इनको आप याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना कैसे याद रखने हैं। अब आगे देखिए, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो काल्पनिक दुनिया होती है ना, यानी जो एक तरह से आपके सपनों की दुनिया, तो सपनों की दुनिया या काल्पनिक दुनिया की जो विचारधारा है, उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शंस को देखिए आप, राष्ट्रवाद बोलेंगे आप, साम्राज्यवाद बोलेंगे आप, या फिर लोकतंत्र बोलेंगे आप, या फिर आप बोलेंगे यूटोपिया। क्या बोलेंगे? यूटोपिया। इसको इस तरह से लिखेंगे आप, यूटोपिया, यानी कि कल्पना दर्श, ठीक है। क्या बोलेंगे? कल्पना दर्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर डी। आप यूटोपिया कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? कल्पना दर्श कहेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक सारियू निम्नलिखित में से कौन थे? जो फ्रेडरिक सारियू थे, जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, याद रखिएगा। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी इन्होंने। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी किसने? फ्रेडरिक सारियू ने। 4 जो चित्र हैं, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी किसने? फ्रेडरिक सारियू ने। तो कौन थे? एक ब्रिटिश कलाकार थे, एक अमेरिकी कलाकार थे, एक फ्रांसीसी कलाकार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर सी। जो आपके फ्रेडरिक सारियू हैं, ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे। क्या थे? एक फ्रांसीसी कलाकार थे, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू के चित्रों का विषय क्या था? तो देखिए, एक तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रेडरिक सारियू ने कितने चित्रों की? आपके 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, यानी कि इन्होंने 4 चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे? आपके 4 चित्र बनाए थे इन्होंने। और इनका विषय क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखिए आप, निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या ऑप्शन है आपके? निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? उपयुक्त सभी आएगा। लेकिन आपको उपयुक्त सभी याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है? जो विषय है ना, इन विषयों को याद रखना है कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ये जो फ्रेडरिक सारियू हैं, इनके चित्रों का विषय होता था। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारियू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं? सारियू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, जर्मनी के, फ्रांस के, या फिर उपर्युक्त सभी के? संयुक्त राज्य अमेरिका के, जर्मनी के, फ्रांस के, या फिर उपर्युक्त सभी के? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी आएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको ये नाम याद रखने हैं कि जो फ्रेडरिक सारियू है, इनके चित्रों में किन देशों के जो आपके लोग हैं वो दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, जर्मनी के, और आपके फ्रांस के लोग, ये दिखाई देते हैं सारियू के चित्रों के अंदर। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति है ना, वो हुई थी? यानी कि राष्ट्रवाद आपका एक तरह से स्टार्ट हुआ था, प्रथम बार शुरू हुआ था, तो वो कौन सी घटना थी? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई थी? ऑप्शंस को देखिए, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, या फिर जर्मन क्रांति? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी आएगा। जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी वो आपकी प्रथम अभिव्यक्ति थी। कब हुई थी? 1789 के अंदर। 1789 के अंदर आपकी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? राष्ट्रवाद की प्रथम क्या थी? आपकी अभिव्यक्ति थी। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापोर्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापोर्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? ऑप्शंस को देखिए आप, इटली का शासक था, आपके जर्मनी का शासक था, ब्रिटेन का शासक था, या फिर फ्रांस का शासक था? आप फिर से देख सकते हैं ऑप्शंस को, इटली का शासक था, जर्मनी का शासक था, आपके ब्रिटेन का शासक था, या फिर फ्रांस का शासक था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये कहां के शासक थे? आपके फ्रांस के शासक थे। जो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, ये कहां के शासक थे? आपके फ्रांस के शासक थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने जस्ट अभी बताया भी है। 1779 में, 1789 में, 1889 में, या फिर 1799 में? करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर
क्या आएगा? बी। 1789 के अंदर क्या हुई थी? आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपकी प्रथम अभिव्यक्ति बोलती हैं। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति बोलते हैं किसको? फ्रांसीसी क्रांति को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1789 की क्रांति का संबंध किस देश के साथ है? भाई इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपका। तो कौन सा है? फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, या फिर किसके साथ? स्विट्जरलैंड के साथ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 1789 क्रांति क्या बोलते हैं हम? फ्रांस की क्रांति भी बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रांस के साथ। किसका संबंध है? 1789 की क्रांति का संबंध, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में व्यवस्थाएं की गई थी, कौन कौन सी? भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का लागू किया जाना समान कानून था, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। तो 1789 की जो क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई थी ना, वो आपकी दोनों थी। आपकी ए बी यानी भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, ये भी आपका सही है। और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का लागू किया जाना और उसके समान कानून, ये भी क्या थी? आपके फ्रांस के संविधान की व्यवस्थाएं थी, उनकी कुछ विशेषताएं थी। यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और आपका ये भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जन्म दिया था अमेरिकी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, या फिर जापानी क्रांति ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी आ जाएगा। किसने क्या था? आपकी फ्रांसीसी क्रांति ने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, इसको जन्म दिया था आपके फ्रांसीसी क्रांति ने। और कब हुई थी? 1789 के अंदर। कब हुई थी? 1789 के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपकी राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1804 की जो फ्रांस की नागरिक संहिता को प्राय निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। 1804 की जो फ्रांस की नागरिक संहिता थी, उसको प्राय हम किस नाम से पुकारते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप। हिटलर की संहिता बोलते हैं, वियना संहिता बोलते हैं, बिस्मार्क की संहिता बोलते हैं, या फिर नेपोलियन की संहिता बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर 4 आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। क्या बोलते हैं? नेपोलियन की संहिता, जो कब हुई थी? 1804 के अंदर हुई थी। और वियना संहिता यानी कि वियना संधि अगर आपसे पूछी जाती है, वियना संधि, तो वियना संधि कब हुई थी आपकी? 1815 के अंदर हुई थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि नेपोलियन का जो पतन है वो कब स्टार्ट हुआ था या कब हो गया था, तो उसका आंसर भी 1815 आएगा आपका। तो वियना संधि 1815 और नेपोलियन का जो पतन है कब हुआ था? 1815 के अंदर। और जो वियना जो संधि है, नेपोलियन की जो संहिता है 1804 की संहिता है वो। ठीक है, और फ्रांस की नागरिक संहिता भी उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से आ गया कि नेपोलियन जो संहिता है वो आपकी कब जारी की गई थी? 1803 में, 1804 में, 1805 में, या फिर 1806 के अंदर? तो कब की गई थी? 1804 के अंदर। कब की गई थी? 1804 में, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता की विशेषता थी कि नेपोलियन जो संहिता है जो आपकी लागू की गई थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, वो पूछा गया है। तो देखिए, सामंती व्यवस्था का खात्मा करना, ठीक है भाई। प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण करना, ये भी आपका ठीक है भाई। आगे देखते हैं। एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करना, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या हैं? आपके सही हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, कौन कौन से हो गए? आपके सामंती व्यवस्था को खात्मा करना, ये भी आपके नेपोलियन की संहिता की विशेषता थी। प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण, ये भी आपकी विशेषता थी। साथ में एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन, ये भी आपकी जो नेपोलियन की संहिता थी उसकी विशेषता थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइपजिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी लाइपजिग है, लाइपजिग की जो लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? 1789 के अंदर हुई थी, 1797 में हुई थी, 1813 के अंदर हुई थी, या फिर आपकी 1815 के अंदर हुई थी? फिर से क्वेश्चन को देखिए आप। 1789 में हुई थी, 1797 में हुई थी, या फिर आपके 1813 के अंदर हुई थी, या फिर 1815 में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, करेक्ट आंसर आएगा 1813 में। जो आपकी लाइपजिग की जो लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1813 के अंदर लड़ाई गई थी। कब? 1813 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1789 में क्या था? आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी। क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति थी आपकी। और 1815 में क्या थी? आपकी वियना संधि थी।
क्या थी? वियना संधि थी। या फिर नेपोलियन का पतन पूछा जाता है तो वो भी आपका 1815 में था। क्या? नेपोलियन का पतन। इनका धीरे धीरे उसका क्या हो जाना, एक तरह से नष्ट हो जाना। नेपोलियन का जो पतन है वो भी 1815 में, वियना संधि 1815 में, लेकिन जो आपकी लाइप्जिग की जो लड़ाई हुई थी वो आपकी 1813 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है? देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, 1815 को, 1813 को, 1814 को या फिर 1815 को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1815 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि जो नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है, आपके 1815 का जो साल है उसको देखा जाता है नेपोलियन के पतन के रूप में। और जब नेपोलियन का जो पतन हुआ था ना, तो नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है कि एक वो डाकिया बनता आ रहा है, एक चित्र बनाया गया है डाकिये का, जिसमें दिखाया गया है कि जो नेपोलियन उसका पतन हो चुका है। एक डाकिया आता दिखाई दे रहा है उसके अंदर, और उसके जो बैग है ना, जो उसकी पीठ के ऊपर लगा हुआ है बैग, उस पीठ वाले बैग में से कुछ पर्चे निकल रहे हैं। उन पर्चों के ऊपर आपके जो देश है उनके नाम लिखे हैं। तो वो चित्र ये दर्शाता है कि जो नेपोलियन है ना, वो इन सभी देशों को हार चुका है, ठीक है। और वो खाली हाथ क्या आ रहा है, एक डाकिये के तौर पे वापस आ रहा है अपने घर की तरफ, ठीक है। तो ये उस चित्र के अंदर दिखाया गया है। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे नोट्स में से हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सभी हमारे नोट्स में से हैं। हमारी जो वीडियो की थ्योरी क्लासेस हैं वहां से हैं। तो अगर आप नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की फॉर्म में इन चीज़ों को देखना है तो आप वीडियो की फॉर्म में भी देख सकते हैं। और इससे बेस्ट आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। और जब आप एग्जाम देंगे ना, तब आपको इन चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से क्या था? 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप। रूसी साम्राज्य था, जर्मनी साम्राज्य था, या फिर हैब्सबर्ग साम्राज्य था, या फिर इटालियन साम्राज्य था। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर सी। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वो 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले साम्राज्यों में से था। कौन सा? आपका हैब्सबर्ग साम्राज्य। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जो जर्मन महासंघ है उसको बनाया था। ऑप्शंस को देखिए आप। 19, 29, 39 या फिर 49। फिर से देखिए, 19, 29, 39 या फिर 49। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आंसर नंबर सी। जो नेपोलियन है उसने 39 यानी 39 राज्यों को, 39 जो स्टेट्स हैं उनको मिलाया और उनको मिला क्या बनाया था? आपका जर्मन महासंघ बनाया था। क्या बनाया था? जर्मन महासंघ बनाया था। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा राष्ट्रीय राज्य विद्यमान था? तो देखिए आप, इटली था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड था, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि यूरोप के अंदर जो शामिल था वो पूछा गया है। 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा राष्ट्रीय राज्य विद्यमान था, यानी कि यूरोप के अंदर शामिल था, वो पूछा गया है। तो आपका इटली था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड था, या फिर क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऐसा देश नहीं था जो 18वीं सदी के अंदर आपके यूरोप के अंदर शामिल था, ठीक है। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वियना संधि कब हुई थी? देखिए मैंने क्वेश्चन अभी आपको पीछे एक्सप्लेन भी किया है, तो आपका आ गया सामने। 1814 में हुई, 1815 में हुई, 1816 में हुई थी, या फिर 1817 में हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, 1815 आएगा। जो आपकी वियना की संधि है वो 1815 में हुई थी। और नेपोलियन का अगर पतन पूछा जाता है, नेपोलियन का पतन अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आप क्या बताएंगे? 1815 के अंदर, ठीक है। और नेपोलियन को जब पतन के समय एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है, ये याद रखिएगा आप। किसके रूप में? एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उदारवाद, उदारवाद जिसे हम बोलते हैं लिबरलिज्म, शब्द मूलतः है लाइबर शब्द से लिया गया है या लिबर शब्द से लिया गया है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप। फ्रेंच भाषा का है, लातिन भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, या फिर यूनानी भाषा का है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर बी। जो आपका लिबरेशन जो वर्ड है, ये आपका लातिन भाषा का शब्द है। लिबर कहां से लिया गया है? आपकी लातिन भाषा से लिया गया है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा, लातिन भाषा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उदारवाद किस प्रकार के सरकार पर बल देता है? जो आपका उदारवाद है वो किस प्रकार की सरकार पे बल देता है? सहमति से बनी सरकार पर, आपके निरंकुशवाद सरकार पर, सामंती सरकार पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, कि जो उदारवाद है वो किस प्रकार की सरकार पे, आपकी सहमति से बनी जो सरकार है उसके ऊपर बल देता है आपका उदारवाद। निरंकुशवाद का तो आपको पता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के चलते बोलते हैं ना निरंकुश है, ठीक है, यानी कि जहां पर क्या हो एक प्रकार से तानाशाह हो उसको हम क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। तो उदारवाद किस प्रकार बल देगा, आपकी सहमति से जो बनी सरकार होती है ना उस सरकार पर बल देता है आपका उदारवाद। तो याद रखिएगा उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है, आपकी सहमति से बनी हुई सरकार पर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन था? यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन था, यह आपसे पूछा गया है। मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था, मजदूर वर्ग था, या फिर आपका कुलीन वर्ग था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर डी। जो आपका कुलीन वर्ग था यह आपके यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। जो आपका कुलीन वर्ग था ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, यह आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग निम्नलिखित में से हुआ था। उदारवादी प्रजातंत्र का राजनीतिक प्रयोग सबसे पहले हुआ था कहां पे? इटली में हुआ था, क्रांतिकारी फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, या फिर अमेरिका के अंदर हुआ था? तो मैंने पीछे जो क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की जो प्रथम बोली जाती है ना वो आपकी फ्रांसीसी क्रांति को बोला जाता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। जो आपका क्रांतिकारी जो फ्रांस है वहां से आपके उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक जो प्रयोग है वो आपका शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है कहां से, फ्रांसीसी या किससे, क्रांतिकारी फ्रांस से। इनके आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुइजे ओटो पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी? फिर से देखिए, लुइजी ओटो पीटर्स जो है वो निम्नलिखित में से कौन थी? एक शासिका थी, एक कलाकार थी, एक संगीतकार थी, या फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी? लुइजे ओटो पीटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर 4। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कौन थी? एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी लुइजी ओटो पीटर्स, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी? फिर से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जाल्वेराइन शुल्क संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? देखिए, जाल्वेराइन जो एक शुल्क संघ है ना वो बनाया गया था, जहां पे आपकी जैसे मुद्राएं हैं वो सेम कर दी गई थी, आपकी बहुत ज्यादा मुद्रा होती थी, उन सभी को खत्म करके आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्राएं छोड़ी गई जो आपकी हर जगह लागू होंगी। तो आपका जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई थी इन सब चीजों के लिए, इन सभी सुधारों के लिए। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये कब की गई थी? 1830 में, 1831 में, 1834 के अंदर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 1844 में, ठीक है। 1830 के अंदर, 1831 में, 1834 में, या फिर 1844 के अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर सी। 1834 के अंदर जो आपका जाल्वेराइन जो क्लब है, ठीक है, जो शुल्क संघ है उसकी स्थापना की गई थी। कब? 1834 के अंदर। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना ये हमारी वीडियो की थ्योरी क्लासेस से हैं, या फिर जो हमारे नोट्स हैं, हमारे नोट्स में से हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने उन नोट्स को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया, उन थ्योरी की जो वीडियो क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लिया, तो आपको 100% जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन के थ्रू हैं वही चीजें मैं आपको करा रहा हूं। और ये सभी वही क्वेश्चन है जो हमने हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज में भी ये मिल जाएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं। जूसेपे मेत्सनी और जूसेपे गैरिबोल्डी का संबंध किस देश के साथ है? फिर से देखिए, जूसेपे मेत्सनी और जूसेपे गैरिबोल्डी जो है इनका संबंध किस देश के साथ है? ऑप्शंस को देखिए आप। इटली के साथ है, किसके साथ? इटली के साथ है, जर्मनी के साथ है, आपके फ्रांस के साथ है, या फिर ब्रिटेन के साथ है? फिर से पढ़िएगा, इटली के साथ है, आपके जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है,
या फिर किसके साथ है, आपके ब्रिटेन के साथ है। तो आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, इटली आएगा, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका इटली। कि जो जूसेपे मेत्सनी थे और जूसेपे जो गैरिबाल्डी थे, इनका जो संबंध है वो किस देश के साथ था, आपके इटली के साथ था। आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके बारे में जो डिटेल है वो आपको नोट्स के अंदर या फिर जो वीडियो की जो थ्योरी क्लासेस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली, यंग इटली संगठन का जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, मेत्सनी थे, गैरिबाल्डी थे, बर्न थे, या फिर नेपोलियन थे। फिर से ऑप्शंस को देखिए आप, मेत्सनी थे, या फिर आपके गैरिबाल्डी थे, या फिर आपके बर्न थे, या फिर नेपोलियन थे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका मेत्सनी। जो मेत्सनी थे वो आपके यंग इटली नामक जो संगठन था उस संगठन के क्या थे, आपके संस्थापक थे। याद रखिएगा आप इस बात को। और ये कहां से थे, ये आपके इटली से थे। और जो गैरिबाल्डी थे इनके साथ वो भी कहां से थे, ये भी आपके कहां से थे, इटली से, ये थे आपके। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का जो सम्राट है वो घोषित किया गया था। फिर से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का जो सम्राट है वो घोषित किया गया था। तो ऑप्शंस को देखिए आप, बिस्मार्क को, विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, या फिर विलियम तृतीय को। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर बी। जो विलियम प्रथम है उनको आपके जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां पे जर्मनी का जो सम्राट है वो घोषित किया गया था। किसको, आपके विलियम प्रथम को, विलियम प्रथम को। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में यूनानियों का आजादी के लिए जो संघर्ष है वो कब प्रारंभ हुआ था। यूरोप के अंदर यूनानियों का आजादी के लिए जो संघर्ष है वो कब प्रारंभ हुआ था। 1811 में, 1819 में, 1820 में, या फिर 1821 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 1820 में। 1820 के अंदर यूरोप में यूनानियों को जो आजादी के लिए जो संघर्ष है वो आपका प्रारंभ हो गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यंग यूरोप का जो संस्थापक थे वो कौन थे। ऊपर आया था आपका यंग इटली के संस्थापक, और अब पूछा गया है यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो मेत्सनी थे, गैरिबाल्डी थे, बर्न थे, या फिर नेपोलियन थे। तो इसका आंसर आएगा बर्न। क्या आएगा, बर्न आएगा। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दशक है यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेकर आया था। कौन सा संगठन था, कौन सा दशक था जो यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेके आया था। ऑप्शंस को देखिए आप, 1800 का दशक, 1810 का दशक, 1820 का दशक, या फिर 1830 का दशक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर डी। जो आपका 1830 का जो दशक था वो यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह को अपने साथ लेके आया था। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा सकता है कि जो फ्रैंकफर्ट जो संसद है उसका गठन कब किया गया था। ऑप्शंस को देखिए आप, 1847 में, 1848 में, 1849 में, या फिर 1850 के अंदर। फिर से देखता है, 1847 में, 1848 में, 1849 में, या फिर 1850 के अंदर। तो कब किया गया था, 1848 के अंदर। कब किया गया था, 1848 के अंदर जो फ्रैंकफर्ट संसद है उसका गठन किया गया था। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश आपके 7 राज्यों में बटा था। 19वीं सदी के मध्य में कौन सा आपका जो प्रदेश है वो 7 राज्यों के अंदर बटा हुआ था। ऑप्शंस को देखिए आप, इटली बटा हुआ था, जर्मनी बटा हुआ था, फ्रांस बटा हुआ था, या फिर स्विट्जरलैंड बटा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका इटली। जो इटली है वो 19वीं सदी के मध्य में आपके कितने राज्यों में, आपके 7 राज्यों के अंदर बटा हुआ था। फिर से देखिएगा, 19वीं सदी के मध्य में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो आपके 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, इटली। याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किसने कहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको नोट्स की थ्योरी के अंदर या फिर जो हमने वीडियो थ्योरी करवाई है वहां पे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को ही डाला है, लेकिन इस तरह के आपके स्टेटमेंट के काफी क्वेश्चन हैं। और आपका जो एग्जाम है उसमें गांधी जी का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो गांधी जी का पूछा गया है तो कहने का मतलब ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे। ऑप्शंस को देख सकते हैं आप, बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने,
काउर ने या फिर नेपोलियन ने? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। जो मेटरनिक है उन्होंने बोली थी ये बात। कौन सी बात? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे आपके मेटरनिक ने। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को बुलाया गया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को बुलाया गया था? ऑप्शंस को देखिए आप। किसको? लास्तीन को बुलाया था, वियना को बुलाया था, या फिर आपका जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट संसद, उसको बुलाया गया था, या फिर ड्यूमा को बुलाया गया था? तो किसको बुलाया गया था? आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। और कब बुलाया गया था? इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम 1848 में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, कब बुलाया गया था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या बोलते हैं हम? संसद बोलते हैं। तो फ्रैंकफर्ट जो संसद है वो कब बुलाई गई थी? 1848 के अंदर बुलाई गई थी। इस बात को याद रखिए। और किस लिए बुलाई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए। वहां पे ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है या जो फ्रैंकफर्ट जो संसद है वो किसके एकीकरण के लिए बुलाई गई थी? तो आपको जर्मनी देंगे और इटली दे देंगे ऑप्शन में। तो नॉर्मल सी बात है, जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था और इटली का भी एकीकरण हुआ था। इटली आपके 7 राज्यों में बटा हुआ था, है ना। तो माइंड में आपके इटली ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपके फ्रैंकफर्ट संसद है या जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो 1848 के अंदर किसके लिए? आपके जर्मनी के एकीकरण के लिए हुआ था, ठीक है। तो इस डिफरेंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के जो एकीकरण किया गया था, जर्मनी के एकीकरण का जो प्रयास था वो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस को देखिए आप। फ्रांस के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, प्रसा के द्वारा, या फिर इटली के द्वारा? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, सी। किसके द्वारा? आपके इटली के द्वारा। किसका प्रयास? आपके जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया था। याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी के मध्य में। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? आपका फिर से आ गया है, कितने राज्यों में? आपके 7 राज्यों के अंदर। जो इटली है, इटली जो है 19वीं सदी के मध्य में कितने राज्यों में बटा हुआ था? याद रखिएगा, कितने राज्यों में? आपके 7 राज्यों के अंदर बटा हुआ था। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का जो मुख्य कर्णधार है निम्नलिखित में से कौन है? इटली के एकीकरण का जो मुख्य कर्णधार है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, आपके मैजिनी है, गैरिबोल्डी है, काउर है, या फिर उपयुक्त तीनों हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका उपयुक्त तीनों आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सभी का रोल था। आपके मैजिनी का भी रोल था, गैरिबोल्डी का भी जो रोल था, और आपके काउर जी का भी रोल था। इन सभी का रोल था आपके किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इटली के एकीकरण से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बना के दे देगा। मैजिनी डाल देगा, गैरिबोल्डी डाल देगा, काउ डाल देगा, और एक ऑप्शन वो डाल देगा जो शामिल नहीं था। तो आपको याद क्या रखना है? उपयुक्त सभी याद नहीं रखना, आपको नाम याद रखने हैं कि मैजिनी शामिल थे, आपके गैरिबोल्डी भी शामिल थे, और आपके काउर भी शामिल थे, ठीक है। गैरिबोल्डी भी शामिल थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके बीच एक समझौता था? इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच, इंग्लैंड व हंगरी के बीच, इंग्लैंड एवं अमेरिका के बीच, या फिर इंग्लैंड एवं स्कॉटिश हाईलैंड्स के बीच? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है उनके बीच में समझौता हुआ था आपका एक्ट ऑफ यूनियन। और याद रखिएगा कब हुआ था? 1707 के अंदर हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। किस किस के बीच में? आपके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? ये आपसे पूछा गया है। जनता को जाता है, सरकार को जाता है, संसद को जाता है, या फिर उपयुक्त सभी को जाता है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर सी। इंग्लैंड के अंदर जो राष्ट्रीय राज्य है उसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है ना वो वहां की संसद को जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? 1588 में, 1688 में, 1788 में, या फिर 1888 के अंदर? तो इंग्लैंड के अंदर जो शानदार क्रांति हुई थी वो आपकी 1688 में हुई थी। याद रखिएगा।
कब हुई थी? 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो शानदार क्रांति है वो आपकी हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने निम्नलिखित में से किसकी शक्तियां छीनी थी, यानी किसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया था? लोकतंत्र की शक्तियां, राजतंत्र की शक्तियां, धनिक तंत्र की शक्तियां, या फिर आपके गणतंत्र की शक्तियां? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। क्या था? आपका राजतंत्र, यानी जो राजा का तंत्र था, राजा की जो शक्तियां हैं उनको छीन लिया था किसने? इंग्लैंड के अंदर शानदार क्रांति ने, जो कब हुई थी? आपकी 1688 के अंदर। ये आपको याद रखनी है सारी की सारी बातें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसे हमने ये करवाया ना, इसी तरीके से टेस्ट सीरीज के अंदर और हमारे जो नोट्स हैं नोट्स के अंदर और जो वीडियो कोर्स है वहां पे जितने भी चैप्टर है ना, सभी के इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आप जो टेस्ट सीरीज है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। पहले आप नोट्स को पढ़ना, या फिर जो वीडियो है हमारी थ्योरी वाली जो वीडियो है, जो थ्योरी वाले कोर्स में है, आप पहले उनको देखना और उसके बाद आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखना। और जो दोनों कोर्स हैं, चाहे आपका वीडियो कोर्स हो या फिर नोट्स वाला कोर्स हो, दोनों के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज है दोनों कोर्स के अंदर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी? एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, एक्ट ऑफ रूल्स के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोबारा देखिएगा, एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, एक्ट ऑफ रूल्स के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। कब हुई थी? 1707 में आया था आपका एक्ट ऑफ यूनियन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हुआ था? आपका समझौता भी हुआ था इस एक्ट के द्वारा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर बी, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1707 में। आगे बढ़ते हैं। लाल टोपी या टूटी जंजीर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? लाल टोपी या टूटी जंजीर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? गुलामी का, दास्ता का, स्वतंत्रता का, या फिर भूदास्ता का? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका स्वतंत्रता का। तो लाल टोपी से तो शायद आप आइडिया नहीं लगा पाओगे, लेकिन अगर टूटी जंजीर आ गया ना तो कहीं ना कहीं आइडिया लगा लोगे कि जो जंजीरें हैं, जो बंदिशें हैं, वो आपकी टूट चुकी हैं, आपकी खत्म हो चुकी हैं। तो उसके द्वारा आप हो जाएंगे करेक्ट आंसर पे, यानी कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का प्रतीक है आपकी लाल टोपी या फिर टूटी जंजीर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है? मारियान को माना गया है, जर्मेनिया को माना गया है, शासक को माना गया है, या किसको? डाक टिकट को माना गया है। तो देखिए, याद रखिएगा आप, जो फ्रांस में है वो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है मारियान को। ये जो आपके मोरियन है, मोरियन को फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक थी, कौन थी? मोरियन थी, जर्मेनिया थी, पेड़ की पत्तियां थी, या फिर डाक टिकट थी? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी आएगा, जर्मेनिया। जो जर्मेनिया थी वो जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक थी। कौन थी? जर्मेनिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मन बलूत को निम्नलिखित में से किसका प्रतीक माना जाता है? जर्मन बलूत को निम्नलिखित में से किसका प्रतीक माना जाता है? ये आपका एक पेड़ होती है, पेड़ की पत्तियां होती हैं, तो कायरता का, वीरता का, या फिर अन्याय का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ना, आंसर आएगा आपका आंसर नंबर बी। जो वीरता है, जो ब्लूत वृक्ष है, या जर्मन जो ब्लूत है, जर्मन ब्लूत, इसको हम वीरता का प्रतीक मानते हैं। किसका प्रतीक मानते हैं? वीरता का प्रतीक, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी? जर्मेनिया किस वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका मुकुट पहनती थी? बबूल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, या फिर बलूत के? और हमने किसके बारे में बात की थी अभी अभी? बलूत के वृक्ष के बारे में, कि जो ये है, इसकी जो आपकी जो पत्तियां पहनी जाती है ना, वो क्या है? आपकी वीरता का प्रतीक है। तो जो बलूत है ना, बलूत के जो वृक्ष हैं उनका बना हुआ मुकुट पहनती थी कौन? आपकी जर्मेनिया। जो आपके जर्मनी राष्ट्र है, जर्मन राष्ट्र है, उसकी रूपक या प्रतीक थी कौन? आपकी जर्मेनिया। और वो किस वृक्ष के? आपके बलूत का जो वृक्ष है उसकी पत्तियों का मुकुट पहनती थी कौन? आपकी जर्मेनिया। और जर्मेनिया कौन थी? आपके जर्मन राष्ट्र की रूपक या प्रतीक थी, ठीक है। आगे देखते हैं। इटली के शासक इमैनुअल द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? ऑप्शंस को देखिए आप, फिगारा, ला टालिया, ला टिकिया, या फिर लालिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी आएगा, ला टालिया। जो ला टालिया है वो आपके इमैनुअल द्वितीय है, उनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाटरलू कि जो आपकी वाटरलू है, वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शंस को देखिए आप, 1811 के अंदर, 1814 के अंदर,
1815 के अंदर या फिर 1819 के अंदर। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जा सकता है कि जो वाटरलू की लड़ाई है वो आपकी कब लड़ी गई थी। ऑप्शंस को देखिए, 1811 में, 1814 में, 1815 में या फिर 1819 में। करेक्ट आंसर आएगा आपका 1815 के अंदर। कब आएगा? 1815 में। कब लड़ी गई थी? 1815 के अंदर लड़ी गई थी आपकी वाटरलू की लड़ाई। और 1815 में क्या थी? आपकी वियना संधि भी थी। और 1815 के वर्ष को ही हम नेपोलियन का जो पतन है उसको मानते हैं कि नेपोलियन के जो पतन का वर्ष है किसको माना जाता है? आपके 1815 को मानते हैं। और नेपोलियन को किसके रूप में दर्शाया गया है? डाकिये के रूप में। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गॉड सेवर ओवर नोबल किंग, गॉड सेवर ओवर नोबल किंग निम्नलिखित में से कहां का राष्ट्रीय गान है? यह हमसे पूछा गया है। गॉड सेवर अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल किंग जो गान है वो किसका राष्ट्रीय गान है? कहां का राष्ट्रीय गान है? ऑप्शंस को देखिए आप, जापान का राष्ट्रीय गान है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान है, इटली का राष्ट्रीय गान है या फिर चीन का राष्ट्रीय गान है। फिर से ऑप्शंस को देखिए, जापान का है या फिर आपके इंग्लैंड का है या फिर कहां का है? आपके इटली का है या फिर आपके चीन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। तो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान है गॉड सेव अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल, ठीक है, नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग जो राष्ट्रीय गान है वो कहां का है? आपके इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूसेपी मैत्सनी का जन्म, जूसेपी जो मैत्सनी है इनका जन्म कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? रोम में हुआ था, पिडमांट में हुआ था, सैक्सनी में हुआ था या फिर जियोना में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर डी। कहां पे हुआ था? आपके जियोना के अंदर जो जूसेपी मैत्सनी है उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असर्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय के अंदर व्याख्यान दिया था? फिर से देखिएगा, असर्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? एक प्रकार से आपकी स्पीच दी थी। ऑप्शंस को देखिए आप, सारबान में, पेरिस में, वर्साई में या फिर मिलान के अंदर। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। जो सारबान है, सारबान जो देश है वहां पे क्या दिया था? आपके जो अर्नेस्ट रेनन है उन्होंने एक स्पीच या एक व्याख्यान दिया था। क्या दिया था? व्याख्यान या स्पीच दी थी, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? 1798 में, 1801 में, 1707 में और लास्ट ऑप्शन है आपका कब? 1688 में। 1688 में, 1701 में, 1801 में या फिर 1798 के अंदर किसको? आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था, शामिल किया गया था। तो आंसर क्या आएगा? 1801 के अंदर। आंसर क्या आएगा आपका? 1801 आएगा, जब आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में क्या किया गया था? आपका शामिल किया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुस्तुनतुनिया की जो संधि है वो कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की जो संधि है वो आपकी कब हुई थी? 1833 में, 1821 में, 1832 में या फिर 1887 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1832 आएगा। और हमने स्टार्टिंग जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, यूनान को क्या मिला था? एक राष्ट्र के रूप में दर्जा मिला था। तो कौन सी क्रांति से? आपकी जो कुस्तुनतुनिया की जो संधि है 1832 में जो हुई थी उसके द्वारा मिला था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया जो है उसकी संधि कब हुई थी? 1832 के अंदर हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका काला सागर। काला सागर और जो एड्रियाटिक सागर है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एट्रिया। काला सागर जो एड्रियाटिक सागर है, काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य कौन सा क्षेत्र है आपका? बाल्कन क्षेत्र, रोमानी क्षेत्र, ओटोमन क्षेत्र या फिर जर्मन क्षेत्र? दोबारा बोल रहा हूं, बाल्कन क्षेत्र, रोमानी क्षेत्र, ओटोमन क्षेत्र या फिर जर्मन क्षेत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। जो बाल्कन क्षेत्र है वो किसके मध्य को बोलते हैं हम? काला सागर और जो एड्रियाटिक सागर है आपका, और एड्रियाटिक मैं बता चुका हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एड्रियाटिक सागर। तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में किसे लौह व रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? इतिहास में किसे लौह व रक्त नीति का जो जन्मदाता है वो आपका माना जाता है? ऑप्शंस को देखिए आप, मुसोलिन को मानते हैं, हिटलर को मानते हैं, बिस्मार्क को मानते हैं या फिर माओ को मानते हैं? इतिहास में किसे हम लौह व रक्त नीति का जन्मदाता, किसका? लौह व रक्त
नीति का जन्मदाता इतिहास में हम किसको मानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मुसोलिन को, हिटलर को, बिस्मार्क को या फिर माओ को। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर सी। किसको मानते हैं, हम बिस्मार्क को मानते हैं इतिहास के अंदर लौह व रक्त की नीति का जन्मदाता। ठीक है, तो देखिए ये सभी आपके 63 क्वेश्चंस थे जो आपके यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है वहां से आपके लिए गए हैं। और देखिए इसके अलावा उस चैप्टर में और भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो जब आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे ना खुद से तब आपको समझ में आएंगे। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो उस चैप्टर में आपको काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो सारे के सारे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे, और ये जो पीडीएफ देखिए इसके आपके आंसर भी मिल जाएंगे। इससे नीचे आप चलेंगे ना तो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको एप्लीकेशन के अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी कोर्स को जो आपका मन करे उसको आप ले सकते हैं, चाहे फिर आप नोट्स वाला कोर्स लीजिए या फिर जो आपका कंप्लीट वीडियो वाला कोर्स है उसको भी आप ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू।